Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic inversion of temperature of class 11 geography chapter number 8. So first of all, if you are new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. And you can also join our WhatsApp channel with the link in the description box. So let's start with our today's chapter, inversion of temperature. So normally the temperature decreases with the increase in elevation. अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है. नॉर्मली जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है. और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट. एट टाइम्स द सिचुएशंस इज रिवर्स्ड एंड द नॉर्मल लैप्स रेट इज इन्वर्टेड. बट कभी कभी क्या होता है ना, ये सिचुएशन उल्टी हो जाती है, मतलब ये रिवर्स हो जाती है, पलट जाती है. और क्या हो जाता है कि अगर हम बोलें कि हाइट के बढ़ने के साथ टेम्परेचर गिर नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं दो लेयर बनाऊं, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर का लेयर, नीचे लेयर 1 है और ये ऊपर लेयर 2 है, तो नॉर्मल लैप्स रेट में क्या होता है कि लेयर 1 का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे इसका अगर हम लेयर 1 का टेम्परेचर T ले लें, तो लेयर 1 का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है लेयर 2 के टेम्परेचर से. इसका मतलब जैसे ही हाइट बढ़ी, टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, लेयर 2 का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया लेयर 1 के टेम्परेचर से. तो ये नॉर्मल लैप्स रेट था. अब क्या हो कि अगर लेयर 2 का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए लेयर 1 के मुकाबले, मतलब जैसे ही आप ऊपर जाओ तो लेयर 2 का जो टेम्परेचर है वो कम होने की बजाय बढ़ जाए, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. कि टेम्परेचर जो है, मतलब जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो इन्वर्ट हो गया. अब ऊपर जाने से टेम्परेचर घट नहीं रहा बल्कि बढ़ते हुए लेयर के साथ, बढ़ती हुई हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो ये हो गया अपोजिट ऑफ या इनवर्स ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट, और इसी चीज को इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं या सिंपल टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं. इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. सो इन्वर्जन इज यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन नॉनदलेस. अब वैसे ये जो इन्वर्जन होता है ना, ये बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, बट फिर भी काफी सारी जगहों पे ये जो इन्वर्जन है वो देखने मिलता है. A long winter night with clear skies and still air is ideal situation for inversion. तो इन्वर्जन किन किन कंडीशन में होगा, जब हम नॉर्मली कह रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है, तो फिर ऐसा क्या हो रहा है, क्या ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं जिसमें कि नॉर्मल लैप्स रेट इनवर्स हो जा रहा है, उसका उल्टा हो जा रहा है. तो उसके लिए क्या क्या सिचुएशंस हैं. सबसे पहला है लॉन्ग विंटर नाइट, मतलब लंबी ठंडी रातें हों, कि सर्दियों वाली रात में आपको टेम्परेचर इन्वर्जन अच्छे से देखने मिलेगा. क्लियर स्काईज हो, क्लियर स्काई का मतलब कि बादल ना हो, आसमान एकदम क्लियर हो. स्टिल एयर हो, मतलब कि एयर जो है उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो, शांत एयर हो, बहुत ज्यादा हवाएं ना चल रही हो. तो ये तीन मेन सिचुएशंस हैं जिनमें आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से टेम्परेचर इन्वर्जन को बुलावा देंगी. लॉन्ग विंटर नाइट्स, क्लियर स्काईज एंड स्टिल एयर. तो ये तीनों चीजें अगर एक साथ होंगी तो वहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन आपको मैक्सिमम देखने मिलेगा. The heat of the day is radiated off during the night and by early morning hours the earth is cooler than the above air. होता क्या है कि रात में जो अर्थ है वो अपने में से सारी रेडिएशन को निकाल देती है, तो जितनी लंबी रातें होंगी उतनी ज्यादा रेडिएशन जो है वो अर्थ के सरफेस में से निकल पाएगी. हमने पढ़ा था ना कि अर्थ जो है वो अपने अंदर से टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एमिट करती है. सूरज की जो इंसुलेशन है सबसे पहले वो अर्थ के सरफेस को गर्म करती है. जब अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है तो फिर वो अपने में से रेडिएशंस को एमिट करने लगता है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं. अब जितनी ज्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकलेंगे उतनी ज्यादा अर्थ ठंडी होगी, क्योंकि एक तरीके से अर्थ क्या कर रही है, अपने में से अब वो गर्मी बाहर निकाल रही है. जो अर्थ गर्म हुई थी अब वो वापस से ठंडी हो रही है. तो जितनी ज्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकलेंगी उतना ज्यादा अर्थ का सरफेस ठंडा होगा. और ज्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कब निकल सकती हैं, जब ज्यादा लंबी रातें होंगी, क्योंकि दिन के टाइम में तो सूरज निकल आएगा और जब सूरज निकल आएगा तो अर्थ फिर से गर्म होना शुरू हो जाएगी. तो जितनी ज्यादा लॉन्ग नाइट्स होंगी उतना ज्यादा टाइम मिलेगा अर्थ को अपने में से टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एमिट करने के लिए, और जितनी ज्यादा ये रेडिएशंस एमिट होंगी उतनी ज्यादा अर्थ ठंडी होगी.
सो द हीट ऑफ द डे इज रेडिएटेड ऑफ ड्यूरिंग द नाइट। जो दिन की हीट होती है वो रात को रेडिएट ऑफ हो जाती है, मतलब कि वो निकल जाती है अर्थ के सरफेस में से बाहर। एंड बाय अर्ली मॉर्निंग आवर्स, और सुबह जो एकदम, मतलब एकदम जब सुबह सुबह होती है, सूरज के निकलने से पहले वाला जो पूरा टाइम रहता है, उस टाइम तक अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। अर्थ का सरफेस इतना ठंडा हो जाता है कि अर्थ के ऊपर जो एयर होती है वो कंपेरेटिवली उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। अगर इसका पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझे तो यहाँ पे नीचे ये अर्थ का सरफेस था। अब अर्थ के सरफेस में क्या है, ये दिन भर जो है सूरज की गर्मी की वजह से अर्थ का सरफेस भी गर्म हुआ था। अब जब रात आएगी, जब यहाँ पे रात का मौसम होगा, तो होगा क्या कि अर्थ अपने में से सारी रेडिएशंस बाहर निकालने लगेगी। तो ये चीज तो समझ आ गई कि जितनी ज्यादा लंबी रातें होंगी उतना ज्यादा टाइम मिलेगा अर्थ को अपने अंदर से ये रेडिएशंस एमिट करने के लिए, और जितनी ज्यादा ये रेडिएशंस एमिट होंगी उतनी ज्यादा अर्थ ठंडी हो जाएगी। ठीक है। अब एक और चीज हमने यहाँ पे देखा कि क्लियर स्काईज होनी चाहिए। क्लियर स्काईज क्यों लिखा है, बादल जो हैं वो क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि बादल क्या करते हैं कि ये जो अर्थ अपने में से रेडिएशंस को निकाल रही है, ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बादलों से टकराकर वापस अर्थ की तरफ आ जाती हैं। अब जब ये रेडिएशंस टकरा के वापस अर्थ की तरफ आ जाएंगी तो अर्थ फिर से गर्म होने लग जाएगी। तो इसीलिए अगर यहाँ पे बादल नहीं होंगे तो क्या होगा, सारी की सारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो है वो पूरा स्पेस में चली जाएगी। जो वापस लौटने वाली रेडिएशन है वो सीन यहाँ पे नहीं होगा, मतलब कि अर्थ में से मैक्सिमम जो रेडिएशन निकल रही है वो बाहर की तरफ चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई जो रेडिएशन है वो बादलों से टकराकर अर्थ की तरफ लौट आए। ठीक है। तो जितनी ज्यादा रेडिएशंस बाहर निकलेंगी उतनी ज्यादा अर्थ ठंडी होगी। इसीलिए बादलों का ना होना फेवरेबल है टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। उसके बाद हमने देखा कि जो हवाएं हैं वो ना चलें। अब हवाएं अगर चलेंगी तो क्या होगा कि आसपास की जो जगहें हैं वो इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे। अगर यहाँ अर्थ थोड़ी सी ठंडी होगी तो साइड वाले इलाकों से क्या होगा कि अगर थोड़ा भी गर्म टेम्परेचर होगा तो वहां से हवाएं जो है, मतलब इधर वाले एरिया का टेम्परेचर मेंटेन कर देंगी, बैलेंस कर देंगी। या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हवाएं क्या करती हैं कि जो दो एयर मास है ना उनको वो मिक्स कर देंगी। वो प्रॉपर वार्म एयर और कोल्ड एयर वाला लेयर प्रॉपरली बनने नहीं देंगी। जैसे नीचे वाला लेयर अगर ठंडा हो चुका है, ठीक है, और ऊपर वाला लेयर अभी भी हॉट है, ये वाला पूरा जो लेयर है ये हॉट है और नीचे वाला लेयर अभी ठंडा है। तो मान लो इस तरीके की सिचुएशन कुछ बन रही थी, टेम्परेचर इन्वर्जन वाली सिचुएशन बन रही थी धीरे धीरे करके। बट हुआ क्या, फिर तेजी से हवा चल गई, यहाँ पे विंड चल गई। तो विंड क्या करेंगी, इन्हें टर्ब्यूलेंस लाएंगी और ये जो पूरा ये एयर का मास था ये मिक्स हो जाएगा। ये वार्म एंड कोल्ड एयर जो है ये मिक्स हो जाएंगे और इस तरीके से सेपरेट लेयर्स जो है वो यहाँ पे नहीं बन पाएंगे और टेम्परेचर इन्वर्जन की सिचुएशन नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए लॉन्ग नाइट्स, क्लियर स्काईज एंड स्टिल एयर, इन तीनों चीजों का होना जरूरी है। अब जब ये सारी सिचुएशन होंगी तो इसमें क्या होगा, अर्थ का ये वाला सरफेस है ये ठंडा हो जाएगा इसके ऊपर वाले एयर के कंपैरिजन में। मतलब अर्थ के सरफेस पे जो एयर है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर के मुकाबले। मान लो अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर जो है वो T1 है और ये जो लेयर का टेम्परेचर ये T2 है। तो T1 जो है वो ठंडा होगा T2 के मुकाबले। तो जैसे ही आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो नॉर्मल लैप्स रेट का इन्वर्जन हो रहा है। ओवर द पोलर एरियाज टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर। तो जो पोलर एरियाज होते हैं वहां पे इस तरीके का जो टेम्परेचर इन्वर्जन है वो पूरे साल भर देखने मिलता है। मतलब नॉर्मली वहां पे साल में ज्यादातर टाइम ऐसा होगा जब टेम्परेचर इन्वर्जन देखने मिलेगा। पोल वाले रीजन्स में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पोलर रीजन्स है ना वहां पे पूरे आइस कैप्स दिखेंगे आपको, पूरी बर्फ जो है वो जमी हुई दिखेगी। और हमें पता है कि जो बर्फ है, जो आइस है, वो सूरज की जो किरणें होती हैं उनको लौटा देता है। तो यहाँ पे अर्थ का सरफेस इतना गर्म होता ही नहीं है। तो यहाँ आपको दिन में भी टेम्परेचर इन्वर्जन देखने मिलेगा नॉर्मली, कि जैसे ये जो पूरा अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस के ऊपर यहाँ पे बर्फ जमी हुई है। ये पोलर रीजन की हम बात कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे ये बर्फ जमी हुई है तो क्या होगा कि जो सूरज की किरणें आएंगी ना, जो सूरज की किरणें आएंगी वो यहाँ पे एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी।
हीट कब बनेगी, अर्थ का सरफेस गर्म कब होगा, जब अर्थ का सरफेस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। बट यहाँ पे ये जो इंसुलेशन है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है, ये आ रही है और बर्फ से टकराकर वापस चली जा रही है। हमने हीट बजट में देखा था कि अर्थ मतलब ये जो आइस कैप्स होती हैं, आइस कैप से टकराकर, स्नो एंड आइस कैप से टकराकर बहुत सारी जो इंसुलेशन है, लगभग 2 यूनिट्स या 2% ऑफ इंसुलेशन जो है वो वापस चली जाती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि जो पोलर रीजन्स हैं उनमें स्नो और पूरा आइस कैप से टकराकर इंसुलेशन वापस चली जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस, ये जो सरफेस है ये कभी ज्यादा गर्म होता ही नहीं है, ये सरफेस हमेशा ठंडा रहता है अपने ऊपर वाली एयर के मुकाबले। तो जो एयर है ये क्या करती है, ये एयर फिर भी थोड़ी गर्म रहेगी इस अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से इन्वर्जन देखने मिलेगा। तो पोलर वाले रीजन में तो रात में भी दिन में भी ये सिचुएशन जो है वो बन सकती है। तो उसका मेन रीजन आइस है कि आइस और जो स्नो है वो ये रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन नॉर्मली देखने मिलता है। सरफेस इन्वर्जन प्रमोट स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सरफेस इन्वर्जन क्या करता है, ये स्टेबिलिटी प्रमोट करता है। मतलब कि पहली बात तो इन्वर्जन होता ही कब है, टेम्परेचर इन्वर्जन कब देखने मिलता है कि जब हवा ज्यादा ना चल रही हो, तभी टेम्परेचर इन्वर्जन जो है प्रॉपरली क्रिएट होगा। तो इसका मतलब कि जब टेम्परेचर इन्वर्जन है तो एयर जो है वो स्टिल है, मोस्टली हवा में बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं हो रही है। Smoke and dust particles get collected beneath the inversion layer and spread horizontally to fill the lower strata of the atmosphere. So यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऊपर वाला लेयर है वो गर्म है, तो इसको हम कह सकते हैं ये इन्वर्जन लेयर है। तो यहाँ पे जो इन्वर्जन लेयर है, ये वाला जो लेयर है पूरा गर्म हवा का, ये क्या करेगा, ये जो नीचे वाली एयर है, इस इन्वर्जन लेयर के नीचे जो एटमॉस्फेयर का लेयर प्रेजेंट है या अर्थ के सरफेस के पास जो एयर प्रेजेंट है थोड़ी बहुत, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो पाएंगे। ये जो हॉट एयर का लेयर है ना ऊपर, अब ये एक कैप की तरह या एक ढक्कन की तरह काम करेगा जो कि नीचे वाले लेयर को बहुत ही स्टेबल रखेगा। एंड इसमें नीचे ठंडी हवा में जो भी पार्टिकल्स वगैरह होंगे, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, स्मोक, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेंगी, क्योंकि अब जो भी डस्ट पार्टिकल्स या जो स्मोक वगैरह है वो ठंडी हवा के होने के कारण और यहाँ पे स्टेबिलिटी होने के कारण ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। जब नॉर्मली अर्थ के सरफेस पे गर्म टेम्परेचर रहता है तो क्या होता है कि जो भी धूल होती है, जो भी पॉल्यूशन होता है, वो एयर के साथ उड़ के ऊपर चला जाता है, ऊपर वाले लेयर्स में चला जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे थोड़ा ठंडा टेम्परेचर है, इस वजह से क्या होगा कि जो भी पॉल्यूशन वगैरह होगा वो यहीं तक सीमित रह जाएगा, अर्थ के सरफेस के पास ही रहेगा, और कोई हवा वगैरह भी नहीं चल रही जो इस पॉल्यूशन को उड़ा के किसी और जगह पे ले जा सके। तो यहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो पूरा इकट्ठा होने लगेगा। एंड ऊपर वाले लेयर में थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इनका इंटरेक्शन होगा, ये जो इन दोनों का इंटरेक्शन पॉइंट होगा, इधर पे क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स है ना उनके ऊपर मॉइस्चर कंडेंस होने लगेगा। मतलब यहाँ पे जो भी हवा में थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो क्या करेगा, वो इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर, जो ये मैंने धरती के सरफेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स बनाई हैं, तो यहाँ ये जो सरफेस के जस्ट अबव एयर है वो क्या करेगी, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो अपने ऊपर पानी को कंडेंस करवाने लगेंगे। इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर पानी जो है कंडेंस होने लगेगा और आपको कैसा देखने मिलेगा, जो फॉग है वो फिर आपको देखने मिलेगा। फॉग क्या होता है कि फॉग, जब पानी जो है वो धरती के सरफेस के पास कंडेंस हो जाता है तो आपको पूरा धुंधला धुंधला और बादल जैसा मौसम जो है पूरा दिखता है। तो वो हो ही क्या रहा है कि यहाँ पे धरती के सरफेस के ऊपर जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह थे उनके ऊपर पानी आके ठंडा हो गया, मतलब वो अब वेपर से वापस लिक्विड फॉर्म में बनने लगा है, जिस वजह से चारों तरफ आपको फॉग नजर आता है। वो भी सर्दी के एकदम सुबह सुबह, जब सूरज नहीं निकला होता उससे पहले, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर ठंडा रहता है अर्थ का, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा फॉग या धुंध देखने मिलेगी। और फिर जैसे ही सूरज निकलता है तो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही सूरज निकलता है वो अर्थ के सरफेस को गर्म कर देता है, और अर्थ का सरफेस जब गर्म होगा तो फिर ये इन्वर्जन हट जाएगा, अर्थ का सरफेस गर्म हो जाएगा और ऊपर वाले जो लेयर्स हैं फिर वो कंपैरेटिवली ठंडे हो जाएंगे, तो फिर से लैप्स रेट वापस आ जाएगा। तो जो इन्वर्जन है ना वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। इस केस में, जैसे विंटर वगैरह वाले केस में, जो इन्वर्जन है वो काफी कम टाइम के लिए होता है। तो जैसे ही सूरज निकल के आएगा वैसे ही फिर से ये अर्थ का सरफेस जो है वो गर्म हो जाएगा और
वापस सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। डेंस फॉग्स इन द मॉर्निंग आर कॉमन अकरेंसेस स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन, और इसीलिए सर्दियों वाले टाइम में सुबह सुबह जो डेंस घना मतलब एकदम धुंध छाई रहती है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि ऊपर एक लेयर है गर्म हवा का, नीचे एक लेयर है ठंडी हवा का। तो गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा को ऊपर नहीं जाने दे रही, और ठंडी हवा में क्या हो रहा है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और उन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर पानी जो है वो ठंडा हो जा रहा है। वो पानी मतलब पानी की जो बूंदे हैं वो जम जा रही हैं, जिस वजह से पूरी धुंध आपको दिखाई दे रही है। This inversion commonly lasts for few hours until the sun comes up and begins to warm the earth. तो ये जो इन्वर्जन है, ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन रहता है, ये कुछ घंटों के लिए ही रहता है, जब तक कि सूरज उगा नहीं होता है। मतलब जब तक कि सूरज अर्थ को गर्म करना शुरू नहीं कर देता, तब तक आपको टेम्परेचर इन्वर्जन दिखेगा। और जब अर्थ गर्म हो जाएगी, अर्थ का सरफेस गर्म हो जाएगा, तो सारी चीजें वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी। द इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन हिल्स एंड माउंटेन्स ड्यू टू एयर ड्रेनेज। अभी जो इन्वर्जन है ना, ये माउंटेन वाले इलाकों में भी होता है, और उसका रीजन है एयर ड्रेनेज। कोल्ड एयर एट द हिल्स एंड माउंटेन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट्स फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो होता क्या है यहाँ पे कि पहाड़ी इलाके में रात के दौरान जो ऊपर यहाँ पे जो ठंडी हवाएं बनी होती है, क्योंकि अभी तो नॉर्मल लैप्स रेट है, अभी तक नॉर्मल लैप्स रेट काम कर रहा है, अभी नॉर्मल लैप्स रेट काम कर रहा है। इसका मतलब जो ऊपर वाले लेयर्स हैं, यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे हवा ठंडी होगी, और सरफेस के पास भी अब यहाँ पे जो ठंडी हवाएं हैं वो जमा होने लगेंगी। तो माउंटेन के टॉप पे ये जो ठंडी हवाएं बन रही हैं, ये क्या करेंगी, ये एयर मासेस ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ खिसकने लगेंगे, ये धीरे धीरे करके नीचे आने लगेंगे। तो इस तरीके से अब ये नीचे की तरफ आने लगेंगे। अब यहाँ पे जब ये नीचे आएंगे तो इधर पे पहले क्या था, पहले सिचुएशन इनिशियल सिचुएशन थी कि ये एयर मास ऊपर थे और नीचे यहाँ पे वार्म एयर मास था, इधर पे वार्म एयर मास था। बट अब जब ये हवाएं क्या करेंगी, ये नीचे आ जाएंगी, ग्रेविटी की वजह से स्लाइड करती करती नीचे आ जाएंगी। तो ये जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे इस तरीके से आ जाएंगी, और इन ठंडी हवाओं के ऊपर अब आपको दिख रहा होगा, ठंडी हवा के ऊपर आ गया है वार्म एयर का लेयर। तो टेम्परेचर इन्वर्जन अब हो गया है, क्योंकि नीचे ठंडी हवा है और ऊपर गर्म हवा है। ऊपर जो एयर का मास है वो वार्म है, और नीचे ये जो एयर का मास है ये ठंडा है। तो इस तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एयर ड्रेनेज। ये जो ठंडी हवा ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, इस चीज को एयर ड्रेनेज कहते हैं। कि ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी जो है वो बह के नीचे आ रही है, तो हवा की नदी जो है वो नीचे बह के आती है, इस तरीके का सीन यहाँ पे लगता है। Being heavy and dense, the cold air acts almost like water and moves down the slope to pile up deeply in pockets and valley bottoms with warm air above. तो ये जो हवा है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, क्योंकि ठंडी हवा हैवी होती है, डेंस होती है, तो वो एकदम पानी की तरह एक्ट करती है, और पानी की तरह बह के हवा नीचे आ जाती है। और ये जो अभी मैंने यहाँ पे वैली बना के दिखाई थी, तो ये इन वैलीज में ये जमा हो जाती है ठंडी हवा, जिसमें नीचे तो ठंडी हवा दिखती है एंड ऊपर जो है वो वार्म एयर का लेयर रहता है। तो वैली के बॉटम में आके, मतलब ये जो वैली थी उसके नीचे बॉटम में आके एयर जो है वो जमा हो गई है, ठंडी वाली एयर जमा हो गई है, और उसके ऊपर वार्म एयर है। दिस इज कॉल्ड एयर ड्रेनेज, और इसी को हम एयर ड्रेनेज कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेज, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे माउंटेन वाले इलाकों में जो प्लांट्स होते हैं, जो फसलें होती हैं, वो फ्रॉस्ट डैमेज से बचती हैं। फ्रॉस्ट क्या होता है कि जब जैसे ओस की बूंदें गिरती हैं, वो पानी के बजाय जब वो बर्फ बन जाती हैं, तो हल्की हल्की जो बर्फ होती है वो ओस की तरह बर्फ गिरती है, पानी नहीं गिरता, बर्फ गिरती है। तो यहाँ पे ये जो फ्रॉस्ट होगा उससे भी मदद मिलती है, उससे राहत मिलती है क्रॉप्स को। क्रॉप्स को कैसे राहत मिलती है कि यहाँ पे ये जो पहली बात तो इस ऊपर वाले स्लोप पे जो भी यहाँ पे इन पहाड़ों के स्लोप पे जो भी फसल होगी, वो क्या करेगी, वो फसल फ्रॉस्ट से कैसे बचेगी कि यहाँ पे जो एयर है वो ठहर नहीं रही, रुकी नहीं हुई। एयर जो है, ये जो बहुत ठंडी एयर है, ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो ऊपर ठंडी हवा मूव नहीं कर रही है। और उसके बाद ये जो ठंडी हवा है ना, अभी इसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है, मतलब कि ये 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है इसका। तो अभी ये बर्फ को, मतलब बर्फ में नहीं बदल सकती पानी को,
पानी जो है अभी वो ओस की बूंदों की फॉर्म में रहेगा, फ्रॉस्ट में नहीं बदलेगा। अब जब ये एयर मास नीचे आ जाएगा, जब एक कोल्ड एयर का मास नीचे आ जाएगा और इसके ऊपर वार्म एयर का मास रहेगा, तो अब ये वार्म एयर का मास जो है एक बैरियर की तरह काम करेगा और इस कोल्ड एयर मास के टेम्परेचर को और ज्यादा गिरने नहीं देगा। तो यहाँ पे सरफेस पे भी अगर कुछ फसलें हैं, इस सरफेस वाले लेयर पे यहाँ पे भी अगर कुछ फसलें हैं तो वो भी फ्रॉस्ट से बची रहेंगी, क्योंकि अभी एयर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, अभी वो 0 डिग्री से कम नहीं हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से स्लोप्स एंड बॉटम वैली का भी दोनों ही तरफ जो फसलें हैं वो फ्रॉस्ट से बची रहेंगी। सो इस तरीके से टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो थोड़ा फायदेमंद भी होता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। प्लैंक्स लॉ स्टेट्स दैट हॉटर अ बॉडी द मोर एनर्जी इट विल रेडिएट एंड शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। अब ये चीज जो हमने पहले पढ़ी थी कि जो सन रेज हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में आती हैं, तो उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो प्लैंक का एक लॉ है जो कि ये स्टेट करता है कि जितनी ज्यादा कोई बॉडी गर्म होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी वो अपने में से रेडिएट करेगी और उसकी उतनी ही छोटी वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो हमने देखा था कि सूरज जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, अर्थ के मुकाबले तो सूरज बहुत ज्यादा गर्म है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी अपने में से एमिट करता है। तो सूरज की जो इनकमिंग रेडिएशन होती है, जो इंसोलेशन होती है, वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। स्पेसिफिक हीट इज द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया गया है कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कि वो एनर्जी होती है जो कि किसी एक सब्सटेंस के, मतलब अगर कोई 1 ग्राम सब्सटेंस है, मतलब आपके पास कोई 1 ग्राम की चीज है, ठीक है, 1 ग्राम का यहाँ पे मान लो एक ब्लॉक है आपके पास। इस 1 ग्राम चीज का आपको टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, इस चीज को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो वो जो एनर्जी है वो, उसे क्या बोलोगे, स्पेसिफिक हीट। जैसे 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितना हीट लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी। तो वो जो एनर्जी का अमाउंट आएगा, जितनी एनर्जी लगेगी, उसको आप क्या बोलोगे कि वो स्पेसिफिक हीट है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें दी हुई थी। तो आई होप कि अब आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी समझ आ गया होगा। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 8 of class 11 geography. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new topic. Till then, bye bye.